वेलकम टू आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गरीबी क्या है, गरीबी के प्रकार, गरीबी का मापन किस प्रकार किया जाता है और गरीबी का दुष्चक्र देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि गरीबी क्या है। व्हाट इज़ पुअर्टी। तो गरीबी उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति गरीबी की कहलाती है। तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती है? तो प्रारंभ में हम लोग जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूल आवश्यकता की चीज़ें हैं, लेकिन आजकल इसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा को भी मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो गरीबी क्या है? गरीबी एक सामाजिक समस्या है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाता है। फिर ये नोट करके याद रखिएगा कि गरीबी एक बहुआयामी समस्या है। कैसी समस्या है? एक बहुआयामी समस्या है। यह सामाजिक समस्या है, ये आर्थिक समस्या है। इस प्रकार गरीबी के कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण गरीबी को एक बहुआयामी समस्या के रूप में देखा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गरीबी के प्रकार। तो गरीबी कितने प्रकार के होते हैं? गरीबी बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सापेक्ष गरीबी, एक होता है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी मतलब रिलेटिव पुअर्टी और निरपेक्ष गरीबी मीन्स एब्सोल्यूट पुअर्टी। तो सापेक्ष निर्धनता एक तुलनात्मक अध्ययन है जो आय की विषमता के कारण होती है। क्या होती है? यह एक तुलनात्मक होता है कि इसके सापेक्ष में वह व्यक्ति गरीब है। तो इस प्रकार की निर्धनता को क्या कहते हैं? इस प्रकार की निर्धनता को सापेक्ष निर्धनता कहते हैं, जो आय की विषमता के कारण होती है। इसकी आय अधिक है, इसकी आय कम है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं दो लोगों में। इसी कारण से इसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं। तो इस प्रकार की गरीबी विकसित अर्थव्यवस्था देशों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? तो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में पाई जाती है आपकी सापेक्ष गरीबी। उसके बाद देखते हैं हम लोग निरपेक्ष गरीबी। यह एक व्यक्तिपरक अध्ययन है। कैसी परक है? ये एक व्यक्तिपरक अध्ययन है। इसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देखते हैं कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है कि नहीं, उस आधार पर उसकी गरीबी का मापन किया जाता है। तो इस प्रकार की गरीबी क्या कहलाती है? इस प्रकार की गरीबी निरपेक्ष गरीबी कहलाती है, जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है, जिसके कारण कौन सी निरपेक्ष गरीबी जन्म लेती है। ये मूलभूत आवश्यकताएं कई आधार पर हो सकती है, जैसे कैलोरी के आधार पर, मासिक उपभोग के आधार पर या मासिक व्यय के आधार पर। इस प्रकार से कई आधारों पर निरपेक्ष गरीबी का मापन किया जाता है। निरपेक्ष गरीबी ये कहाँ होता है? यह विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में होता है। अतः अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है, तो भारत में निरपेक्ष गरीबी एब्सोल्यूट पुअर्टी पाई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग निर्धनता का मापन। तो हम लोगों ने देखा था निर्धनता 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सापेक्ष निर्धनता और एक होता है आपका निरपेक्ष निर्धनता। तो सापेक्ष निर्धनता को 2 तरीके से मापा जाता है। एक है आपका लॉरेंज वक्र द्वारा, एक है आपका गिनी गुणांक द्वारा। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, इन 2 विधियों से सापेक्ष निर्धनता का मापन किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसका एक ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉरेंज वक्र और उसके बाद देखेंगे हम लोग गिनी गुणांक। तो हम लोगों ने देखा था क्या? सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी क्या होता है? यह एक तुलनात्मक अध्ययन होता है जिसमें हम लोग विकसित देशों की रिलेटिव पुअर्टी, क्या होता है आपका? रिलेटिव पुअर्टी। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक विकसित देश, किसकी? विकसित देशों में गरीबी का, विकसित देशों में गरीबी का मापन किया जाता है। किसके द्वारा? आपका सापेक्ष गरीबी के द्वारा। तो सापेक्ष गरीबी क्या होता है? सापेक्ष गरीबी एक तुलनात्मक अध्ययन है जो विकसित देशों में गरीबी का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? आय की विषमता। क्या करता है? आपका आय की विषमता का माप करता है। आपका सापेक्ष गरीबी आय की विषमता आय की विषमता का माप क्या करता है? आपका सापेक्ष गरीबी आय की विषमता का माप करता है विकसित देशों में। तो चलिए सबसे पहले इसको मापने के लिए हम लोगों ने 2 विधि देखा था। एक हम लोगों ने देखा था लॉरेंज वक्र और एक देखा था हम लोगों ने गिनी गुणांक। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं लॉरेंज वक्र के बारे में। क्या देखेंगे हम लोग? लॉरेंज वक्र के बारे में। तो लॉरेंज वक्र क्या होता है? यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। सापेक्ष निर्धनता एक तुलनात्मक अध्ययन है जो आय की विषमता का मापन करती है। इसके लिए हम लोगों ने 2 वक्र देखा है आपका लॉरेंज वक्र। तो इसको 1905 में, कब? 1905 में लॉरेंज नामक अर्थशास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? तो लॉरेंज नामक अर्थशास्त्री ने दिया था 1905 में। यह क्या करती है? तो यह आय की विषमता, क्या करती है? आय की विषमता का मापन करती है। किसका करती है? आय की विषमता का माप को
मापन करती है। तो इसके लिए उन्होंने एक वक्र दिया था। कौन सा दिया था? एक वक्र दिया था, एक कर्व दिया था। इस तरीके से आपका लॉरेंज ने आपका वक्र दिया था। इसमें क्या है, इस साइड पे हम लोग ने जनसंख्या को शो करते हैं, किसको? जनसंख्या को, और इधर आपका आय, ठीक है। ये आपका 0, इसको हम लोगों ने ए बी सी और ये डी नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे, इधर हम लोग 10% जनसंख्या, 20% जनसंख्या, 30% जनसंख्या, 40% जनसंख्या, इस प्रकार इसको 100% जनसंख्या कर देते हैं, ठीक है। और आय को भी इसी प्रकार से 10% आय, 20% आय, 30% आय, ऐसे ही कर करके आपका 100% तक आय को देख लेते हैं। तो इस साइड क्या हो गया? आपका आय हो गई, इस साइड हो गई आपकी जनसंख्या। तो लॉरेंज ने यह बताया था कि अगर जो 10 देश के 10 सबसे धनी व्यक्ति, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा आय है, उनकी आय को अगर देश के 10% जनसंख्या जो सबसे गरीब है उनमें वितरित कर दी जाए, और इसी प्रकार 20% को 20% जनसंख्या से, 30% आय को 30% जनसंख्या के, 40% आय को 40% जनसंख्या के, और 100% आय को 100% जनसंख्या पे, तो एक रेखा प्राप्त होती है। क्या रेखा प्राप्त होती है? ये एक रेखा प्राप्त होती है। कितने डिग्री पे? ये रहता है आपका 45 डिग्री पे एक रेखा प्राप्त होती है। इस रेखा को बोलते हैं निरपेक्ष समता रेखा। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष समता रेखा। यह आय की पूर्ण समता को दर्शाता है। मतलब ये रेखा क्या दर्शाती है? आपकी किसी भी देश के सभी जनसंख्या में आय के पूर्ण समता को दर्शाती है निरपेक्ष समता रेखा। और कितने अंश पे होती है? तो ये 45 डिग्री पे होती है आपका। तो ये लॉरेंज ने बताया है कि देश के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की आय को देश के सबसे गरीब 10% जनसंख्या में वितरित करने पर 20% आय को 20%, 30% आय को 30% पे, तो एक रेखा प्राप्त होती है 45 डिग्री पे, जिसको बोलते हैं हम लोग निरपेक्ष समता रेखा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश में पूर्ण समता रेखा इस लाइन को फॉलो नहीं करती है, हर देश में कुछ विषमता होती है। इसके लिए लॉरेंज ने एक वक्र खींचा था। कौन सा वक्र खींचा था? इस तरीके से उन्होंने एक वक्र खींचा था। ये है आपका लॉरेंज, क्या है आपका? ये है आपका लॉरेंज वक्र। तो ये जो है आपका आय की विषमता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका आय की विषमता को। यह दर्शाता है आपका आय की विषमता को। मतलब निरपेक्ष समता रेखा से आप लोग जितना दूर जाते जाएंगे वो क्या होगा? आय की विषमता को दर्शाती है। तो ये क्या था आपका? ये है आपका लॉरेंज वक्र। लॉरेंज ने क्या दर्शाया था कि आय की विषमता का माप किया था। किसमें? निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आय की विषमता का माप किया था लॉरेंज ने। कब? 1905 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ये हो गया आपका लॉरेंज वक्र। हम लोगों ने सापेक्ष गरीबी के मापन के लिए लॉरेंज को देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं गिन्नी गुणांक। क्या देखते हैं अब हम लोग देखेंगे गिन्नी गुणांक। तो गिन्नी नामक एक अर्थशास्त्री ने 1912 में इसको प्रतिपादित किया था। आय की विषमता का मापन करती है। ये भी क्या करती है? ये भी आय की विषमता का मापन करती है। आय की विषमता का मापन करती है। लेकिन किस रूप में? तो यह गणितीय रूप में करती है। जिस प्रकार आपने देखा है कि लॉरेंज ने एक वक्र के फॉर्म में आय की विषमता को मापन किया है, लेकिन गिनी ने इसी लॉरेंज वक्र का उपयोग करके आय की विषमता का मापन गणितीय रूप से किया है। किस प्रकार किया है? गणितीय रूप से। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने लॉरेंज वक्र को ही बना लेते हैं एक बार। तो लॉरेंज वक्र कुछ इस तरीके से था आपका। ये क्या था? 45 डिग्री में गई थी आपकी निरपेक्ष समता रेखा, और ये है आपका लॉरेंज कर्व। विभिन्न देशों में इसी वक्र को फॉलो करती है। कौन सा? मतलब निर्धनता के मापन के लिए, सापेक्ष निर्धनता के मापन के लिए। तो नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो यहाँ ये आपका, तो गिन्नी ने क्या किया था? 1912 में एक फार्मूला दिया था। इसके लिए उन्होंने कौन सा फार्मूला दिया था? तो ये देखिए आपका गरीबी के लिए उन्होंने फार्मूला दिया था गिन्नी गुणांक। इसके लिए क्या फार्मूला दिया था? गिन्नी गुणांक इक्वल टू होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई ए बी सी ए का क्षेत्रफल। ए बी सी और सी से फिर से ए का क्षेत्रफल। तो ये किसने दिया था? गिन्नी ने एक फार्मूला दिया था। इसके अनुसार अब हम लोग देखते हैं ये जो छायांकित भाग है इसको हम लोग ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं एक्स और ये वाई। तो ये छायांकित भाग कौन सा हो जाएगा आपका? ए
एक्स सी वाई ए, इस तरीके से ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल और इस भाग का क्षेत्रफल। तो इन्होंने गिनी गुणांक का मान, तो गिनी गुणांक का मान कितना होता है? गिनी गुणांक का मान होगा हमेशा 0 से 1 की ओर। अगर गिनी गुणांक का मान 1 है, मतलब पूरा ये 100% भाग छायांकित है। ये किसको दर्शा रहा है? ये आपका गरीबी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? आपका गरीबी को, निर्धनता को शो कर रहा है। तो अगर ये 100% हुआ तो इस, अगर ये तो जाहिर सी बात है कि ये 100% होगा, मान लीजिए इतना पूरा हम लोग ने 100% मान लिया, तो इस 100% का ये जो छायांकित भाग है वो भी अगर 100% हुआ तो उसका मान क्या होगा? 1। तो उन्होंने, गिनी ने मतलब लॉरेंज ने ही बताया था कि इस जो समता रेखा, मतलब ये जो समता रेखा है निरपेक्ष समता रेखा से, उससे यह वक्र जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा वहाँ गरीबी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए लॉरेंज ने ये कहा था कि ये एक देश के लिए निर्धनता है और ये दूसरे देश के लिए निर्धनता है। निर्धनता तो सारे देश में होगी, एक सापेक्ष निर्धनता है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है वो यहाँ पे ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, मतलब इस देश में गरीबी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस कंट्री। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब जितना दूर जाता जाएगा गरीबी का मान उतना ही बढ़ता जाएगा, आय की विषमता उतनी ही ज़्यादा होगी और वहाँ उतनी ही ज़्यादा सापेक्ष गरीबी होगी। और जैसे जैसे ये इधर जाएगा तो आय की विषमता क्या होगी? कम होती जाएगी। तो वहीं बोल रहे हैं कि गिनी गुणांक का मान 1 से 0 की ओर होता है, मतलब 1 और 0 होता है, इसके बीच में होता है। यदि आय का मान 1 है तो यह पूर्ण निर्धनता, पूर्ण विषमता को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? पूर्ण, ये किसको दर्शाएगा? पूर्ण विषमता को। और अगर इसका मान 0 है, मतलब ये सीधा, अब जिसे जाहिर सी बात है अगर एक सीधा आ गई तो ये पूरा सीधा जाएगा और इसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो 0/100 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब उस देश में गरीब, क्या बोलते हैं, मतलब उस देश में आय की विषमता है ही नहीं। तो अगर 0 है तो वह पूर्ण समता, पूर्ण समता की स्थिति होगी। क्या होगी? पूर्ण समता की स्थिति होगी। और अगर गिनी गुणांक का मान 1 है तो यह पूर्ण विषमता की स्थिति होगी। तो इसी को गणितीय रूप में दर्शाया था आपका गिनी ने, कब? 1912 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर गिनी गुणांक का मान 0 से 1 की ओर हो तो क्या होगा? तो विषमता का मान क्या होगा? आय की विषमता का मान, आय की विषमता का मान बढ़ती है। और अगर 1 से 0 की ओर हो तो क्या होगी? आय की विषमता, विषमता क्या होगी? आय की विषमता घटेगी और यहाँ आय की विषमता बढ़ती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा गिनी गुणांक में आप। और लॉरेंज वक्र ये क्या करता है? आपका सापेक्ष निर्धनता का मापन करता है। सापेक्ष निर्धनता कहाँ होती है? तो विकसित देशों में होती है आपकी सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं निरपेक्ष निर्धनता का मापन कैसे किया जाता है। तो निरपेक्ष निर्धनता का मापन कैसे किया जाता है? यह एक व्यक्तिपरक अध्ययन है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। इसमें निरपेक्ष रूप से विभिन्न आधारों जैसे कैलोरी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता व्यय आदि के आधार पर निर्धनता का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से गरीब होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को आधार माना था। किसको आधार माना था? तो प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को आधार माना था। इसके अनुसार 1.90 अमेरिकी डॉलर, कितना? 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति मासिक व्यय न कर पाने की स्थिति को गरीबी की स्थिति कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति 1.90 अमेरिकी डॉलर प्रति माह खर्च नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति क्या होगी? तो वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, भारत में भी कई समितियों का गठन किया गया था जिन्होंने अलग अलग आधारों पर गरीबी का मापन किया था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके लिए, गरीबी की मापन के लिए सबसे पहले 1971 में रथ डांडेकर समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1971 में रथ डांडेकर समिति का गठन किया गया था। इन्होंने कैलोरी को आधार माना था। किसको आधार माना था? कैलोरी को आधार माना था। इनके अनुसार प्रति व्यक्ति 250 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त करने में असमर्थ होने की स्थिति गरीबी की होगी। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2250 कैलोरी प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग 1978 में ही वाई के अलगनाथ समिति का गठन किया गया था। इन्होंने भी कैलोरी को ही आधार माना था और इन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैलोरी की मात्रा को डिफरेंट बताया था। तो यदि कोई व्यक्ति वह ग्रामीण क्षेत्र से है और अगर वह 2400 कैलोरी, कितना? 2400 कैलोरी अगर प्रतिदिन प्राप्त करने में असमर्थ है तो वह गरीब होगा। और शहरी क्षेत्र में
2100 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त करने में असमर्थ होने पर वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। 1971 में रत दांडेकर समिति कैलोरी को आधार माना था और 2250 कैलोरी प्रतिदिन को उन्होंने आधार माना था, मतलब 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन 1978 में वाई की अलगनाथ समिति ने इसको ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग रूप से वितरित किया, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्राप्त होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किया गया था। किसका? लकड़ावाला समिति का गठन किया गया था। इन्होंने 1993 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कब किया था? 1993 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया। 1989 में लकड़ावाला समिति ने CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना। इन्होंने गरीबी को डिफाइन करने के लिए CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना, परंतु योजना आयोग ने इस आधार पर कभी भी गरीबी का आंकलन नहीं किया है, क्योंकि CPI विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग होता है। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए अलग CPI होगा, गुजरात के लिए अलग CPI होगा, तो अलग अलग राज्यों के लिए CPI अलग अलग होता है। इसी कारण लकड़ावाला समिति ने जो CPI के आधार पर गरीबी के आकलन करने का सुझाव दिया था, उसको योजना आयोग ने खारिज कर दिया। लेकिन कई राज्यों में CPI के आधार पर ही गरीबी का आकलन किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 2009 में गठित हुआ था आपका सुरेश तेंदुलकर समिति। कब हुआ था? 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति। इन्होंने MPCE को आधार माना। किसको आधार माना? MPCE को आधार माना। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा MPCE का फुल फॉर्म क्या है? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। क्या है? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। इन्होंने गरीबी को डिफाइन करने के लिए मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को आधार माना, जिसके अनुसार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह 816 रुपये खर्च करता है और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये खर्च करता है, तो ऐसे व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाएगा। अगर वह 816 रुपये प्रति माह खर्च करने में असमर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह खर्च करने में असमर्थ होने पर वह व्यक्ति गरीब कहलाएगा। तो ये क्या था? ये था आपका सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर। इसी के आधार पर जब 2011-12 में भारत में गरीबी का आकलन किया गया था। कब किया गया था? तो 2011-12 में गरीबी का आकलन किया गया था सुरेश तेंदुलकर समिति के मतलब जो उन्होंने सिफारिश दिया था, जिसको उन्होंने आधार माना था। किसको आधार माना था? तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को उन्होंने आधार माना था, जिसके अनुसार भारत में 2011-12 में 21.9% गरीबी थी। गरीबी कितना थी? तो 21.9% थी, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7 व शहरी क्षेत्रों में 13.7% गरीबी थी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद गठित हुआ था आपका श्री रंगराजन समिति। श्री रंगराजन समिति का गठन किया गया था आपका 2011-12 में। इन्हों भी MPCI मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर MPCI लिखा गया है, वो है MPCE मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को इन्होंने भी आधार माना था। लेकिन इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ पर आपका सुरेश तेंदुलकर समिति ने 816 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में, वहीं आपका श्री रंगराजन समिति ने 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये मासिक व्यय को आधार माना प्रति व्यक्ति। और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति गरीबी की होगी। इस आधार पर जब गणना किया गया तब भारत में 29.5% लोग निर्धन पाए गए। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद 2016 में अरविंद पनगढ़िया समिति का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया? 2016 में अरविंद पनगढ़िया। ये कौन थे? ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। कौन थे? नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। इन्हीं के अध्यक्षता में अरविंद पनगढ़िया समिति का गठन किया गया है, जो गरीबी के आकलन के लिए नए आधार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन इन्होंने सुरेश तेंदुलकर समिति के सुझावों को भी आधार माना और उसी आधार पर आज गरीबी का आकलन किया जाता है। गरीबी का आकलन प्रत्येक 5 वर्ष में NSSO के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो NSSO के द्वारा किया जाता है, नेशनल सर्वे सैम्पलिंग ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गरीबी का आकलन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग निर्धनता का दुष्चक्र। निर्धनता का दुष्चक्र, इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो इसकी अवधारणा दी थी आपका प्रोफेसर रेगनर नक्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसने दिया था? तो प्रोफेसर रेगनर नक्स ने दिया था आपका निर्धनता के दुष्चक्र का अवधारणा, जिसके अनुसार गरीबी का कारण क्या है? गरीबी का कारण गरीबी ही है। जैसे कि देखा जाए तो गरीबी है तो संसाधनों का अभाव होगा। संसाधनों का अभाव है तो उत्पादन क्या होगा? कम होगा। अब उत्पादन कम है तो आर्थिक गतिविधियों का अभाव हो जाता है। आर्थिक गतिविधियों का अभाव कम होने से रोजगार में कमी आती है। अब रोजगार किसी के पास है नहीं तो आय की कमी हो जाती है।
आय की कमी के कारण बचत और निर्धनता में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब किसी के पास पैसे है नहीं, उसके पास कुछ बचत ही हो नहीं होगा, वो कहीं निवेश नहीं कर पाएगा। तो जब निवेश नहीं कर पाएगा तो पुनः संसाधनों की क्या होगी, कमी होगी, और संसाधनों की पुनः कमी होगी, फिर से क्या होगा, आपका गरीबी होगा। मतलब देखा जाए तो एक साइकिल में अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वह गरीब ही रहेगा। ये कहलाता है आपका गरीबी का दुष्चक्र। इसको प्रस्तुत किसने किया था, तो इसको प्रस्तुत किया था आपका प्रोफेसर रेगनर नक्स ने, जिसके अनुसार गरीबी का कारण ही गरीबी है। तो इस प्रकार हम लोगों ने निर्धनता को पढ़ लिया है। आगे हम लोग बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन से या किसी भी तरीके से आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा। तो ठीक है, थैंक यू।